हेलो स्टूडेंट, ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज रमेश सिंह, जिसमें हम लोगों ने बोला है कि हम लोग पूरे बुक को 1 by 1 कंप्लीट करेंगे, ऑल ऑफ इस चैप्टर्स। ये उसी का सेकंड पार्ट है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेंसस, द नेशनल इनकम एंड द मेन बेसिक पॉइंट्स ऑफ द नेशनल इनकम. We will complete almost everything of this chapter in this video itself. So distribution system क्या है? So along with the three economic system, these three distribution system also. While capitalist economy distribute the goods and services through market, जैसे बोला गया कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, जो इकोनॉमी है, वो अगर कैपिटलिस्ट है तो वो किस पे डिपेंड होती है? वो गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड होती है, क्योंकि वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज होती है। स्टेट इकोनॉमी होती है, स्टेट इकोनॉमी क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? वो मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होती है। टेकिंग द हेल्प ऑफ द मार्केट डायरेक्टली सेल स्टेट यूज टू सप्लाई देम टू द पीपल। और वो डायरेक्टली किसको सेल करती है? स्टेट इकोनॉमी सीधे लोगों को करती है, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड मीन्स आपको तो पता ही है कि मतलब मिक्स ऑफ बोथ मार्केट एंड स्टेट। एंड दिस ऑल्सो यूज इन द, जिसमें क्या करते हैं कि जैसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं लोग बाहर से खरीदते हैं, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, वाइल सर्टेन अदर बीइंग सप्लाइड बाय द स्टेट अदर फ्री एट द सब्सिडीज प्राइस। या तो फ्री या सब्सिडीज प्राइस पे भी खरीद सकते हैं, या फिर बायर या फिर मार्केट से डायरेक्ट खरीदते हैं। दो वी सी द काइंड ऑफ कंसेंसस इमर्जिंग द फेवर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब हम लोग इसमें कुछ कंसेंसस पढ़ेंगे जो मिक्स्ड इकोनॉमी के फेवर में भी हैं बहुत। तो और आगे जाके बोला गया कि जैसे हम लोग का जो फ्यूचर वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही डिपेंड है, क्योंकि अभी भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड डिपेंड ऑन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो फ्यूचर भी बेसिकली इसी पे ही डिपेंड है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे। ओवर द टाइम हम लोग देखेंगे कैसे ये, इसी वीडियोस में हम लोग और देखेंगे कैसे जो लोग डिफरेंट लोगों की आइडियोलॉजीज ने बताया है और कैसे उनके इम्पैक्ट हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस है क्या, इसको समझते हैं। बोलेगे एक सेट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म है जिसमें बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, जिसको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक मिलके, और साथ में इसके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी होता है, जो जिसको बोल सकते हैं यूनियन की फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ इन्होंने रिफॉर्म्स दिए कि ऐसा होना चाहिए। ये बेसिकली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। बोला गया है, सॉरी, दिस रिफॉर्म इज फॉर बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज। बोला गया है कि टू द डेवलपिंग कंट्री फेस विद इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस ऑल दिस इंस्टीट्यूशन वर बेस्ड इन द वाशिंगटन, एंड दिस इज ओनली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। और ये वाशिंगटन नाम क्यों है इसका? क्योंकि जो कंसेंसस करने वाली जो बॉडीज हैं, जितनी भी इसमें इन्वॉल्व हैं पार्ट्स, दे ऑल बेस्ड ऑन वाशिंगटन इटसेल्फ। वो सभी जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो वाशिंगटन पे ही बेस्ड हैं। सो इसको डायरेक्टली हम वाशिंगटन कंसेंसस में बोलते हैं। बाय द यूएस इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन के द्वारा दिए गए इसके कुछ 10 पॉइंट्स है, जिसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट बोला फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है? लेट्स सी हियर फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है। Now see, physical discipline refers to the state of an ideal balance between revenue and expenditure of the government. It calls for a necessary check to the expenditure in view of limited revenue of the government. Lack of physical discipline often causes excess expenditure. हम लोग देखें तो फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि सपोज एक कंट्री है, तो कंट्री का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हम लोग क्या होते हैं? फिजिकल डेफिशिएट होते हैं। और बेसिकली भी बोल सकते हैं हमारा अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमें क्या होगा कि हमें अपना जो इंपोर्ट वाली कंपनीज हैं उन पर टैक्सेशन ज़्यादा करना होगा, टैक्सेशन रेट ज़्यादा करना होगा, जिससे हम लोग इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को बैलेंस कर पाएँ। इसी प्रॉपर्टी को कि इसमें बैलेंस करना, आइडियल बैलेंस बनाना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा, इसको हम लोग फिजिकल डिसिप्लिन को बोलते हैं। सेकंड है a redirection of the public expenditure priorities toward the field offering both high economic returns and potential to improve income distribution। अब बोला गया है कि कुछ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज, कुछ ऐसी पॉलिसीज जो पब्लिक के लिए होती हैं, जैसे सपोज लाइक हेल्थ फैसिलिटीज या फिर अनदर चीज़ें जो
पब्लिक के लिए हैं, उनको इस तरफ ऐसे डाइवर्ट करना जिससे कुछ में इकोनॉमिक वैल्यू भी जिनकी हाई हो और रिटर्न भी मिले। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सपोज अगर हम लोग कहीं पे हॉस्पिटल खोलते हैं और वो फ्री कर देते हैं, सपोज इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन, तो पॉसिबल नहीं है किसी बॉडी के लिए कि वो पूरी कंट्री में फ्री हॉस्पिटल बना पाए और सबको फ्री ट्रीटमेंट दे पाए। बट गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे बनाती है, फोकस करती है, बिकॉज इट इज स्टेट डायरेक्टेड, वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है। तो बोला है कि ऐसे कुछ हेल्थ केयर होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये हाई इकोनॉमिक रिटर्न देते हैं। हाई इकोनॉमिक रिटर्न कैसे, कि आप जितना डालोगे, एफर्ट डालोगे, जिसमें अगर मान लो फ्री एजुकेशन बच्चों के, तो बच्चे पढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, देन दे विल बी हेल्पिंग द इंक्रीजिंग जीडीपी ऑफ द कंट्री। बोला गया है कुछ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को डायरेक्ट करना चाहिए हमें हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स की तरफ और पोटेंशियल की तरफ, जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो पाए, फ्यूचर में वो इम्प्रूवमेंट दे पाए। टैक्स रिफॉर्म क्या है कि लोअर द मार्जिनल रेट्स, बर्डन द टैक्स बेस। बोले टैक्सेस में कुछ रिफॉर्म करने चाहिए। टैक्सेस में रिफॉर्म का मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो हम लोग टैक्स लेते हैं, टैक्स का परसेंटेज है, उसको क्या करना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो सपोज और लोअर मार्जिनल रेट्स का मतलब होता है कि जस्ट सपोज कि कोई एक आदमी है जिससे हम लोग ज़्यादा टैक्स लेते हैं। सपोज दिस वन पर्सन ये कुछ ज़्यादा टैक्स पे करता है, अराउंड 20% सपोज कर लेते हैं, तो इसके लिए 20% टैक्स देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं, जैसे सपोज 3 लोग ले लेते हैं, और वो अगर अराउंड 7% भी टैक्स पे करते हैं, तो उनका मिला के कितना होता है, अराउंड हमारा 21% होता है। तो इसमें क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों पे प्रेशर भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा एंड इक्विटी डिफ्रेंशिएट होगी। ये नहीं कि अमीर से ज़्यादा, गरीब से कम, ऑल विल बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द पीपल इटसेल्फ। सभी इनकम ऑफ पीपल पे डिपेंड होगा सभी टैक्सेस। तो एक आदमी से ज़्यादा ना लेके सभी आदमी से थोड़े थोड़े मात्रा में उसको टैक्सेस को डिवाइड करो और लो, उसको बोलते हैं हम लोग कि मार्जिनल रेट को कम करके टैक्स के बेस को बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन क्या होता है, अब जैसे सपोज सी अब आपका हो गया कि इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि interest rate are determined by the market factors rather than being set by the regulators through market competition mechanism. Financial institution and allowed to set the price interest rates independently. अगर हम लोग इस केस को हम लोग ब्रिटिश के टाइम पे जाके देखें, तो इंडिया में क्या हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इंडिया के टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हाँ ब्रिटिशर्स टाइम में ये हुआ था इंडिया में कि कोई भी, जैसे सपोज कोई एक पर्सन है जो वेल्दी है, तो उसको क्या था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो, अब किसी आदमी को उसने रुपए दिया है, तो वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट बोलता था कि मुझे 15% रिटर्न चाहिए। एंड अगर कोई और दिखता है जिस पर थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा बेस है, तो वो उससे बोलेगा कि मुझे 20% चाहिए, मुझे 20% इंटरेस्ट चाहिए। तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन आ रहा है कि मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड नहीं है, इट इज़ चेंजिंग बेस्ड ऑन द पीपल्स इनकम, या फिर किसी को देना, लोन देना, लेकिन उसमें जो आप लेते हो रिटर्न, तो उसके इंटरेस्ट से डाइवर्ट होते हैं। दिस इज स्पेशली इन द केस ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जहाँ पे कैपिटलिज्म होता है, उधर पे ये देखने को ज़्यादा मिलता है कि इंटरेस्ट रेट बराबर नहीं है, सब चेंजेस हो, लिबरलाइजेशन नहीं है। फिफ्थ वन इज कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट। एक्सचेंजेस कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। सपोज अगर मानते हैं कि हम लोग, अगर कोई बाहर से कंट्रीज इंडिया में अपने गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हैं, या फिर कोई कंट्री अगर इंडिया में वो दे रही है, तो अर्लियर टाइम में क्या था कि हम लोग अर्लियर टाइम पे हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग उससे ले रहे हैं अराउंड 120% टैक्सेस ले रहे थे। 120%, जैसे आपने केस पढ़ा होगा टेस्ला वाले में भी, क्या है कि उनका इम्पोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा था। सो तो इसको वो बेयर ना कर पाते, क्योंकि अगर सपोज उनकी 30 लाख की गाड़ी बनती, तो वो जाके अराउंड उनको 60 और 65 लाख पड़ती जाके। तो और इंडिया में ये इस प्राइस रेंज पे वैसी गाड़ी लेना इम्पॉसिबल है, हर किसी के लिए, नॉर्मल क्लास लोग कोई ले नहीं सकता इसको।
तो बोला कि ऐसे एक्सचेंज रेट रखना जिसमें कि हर कंपनी, कोई भी बाहर से कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी इंडिया में एंटर करती है, कुछ शेयर्स करती है, मार्केट अपना करती है, तो उसको अफोर्डेबल रेट्स मिलें। तो अर्लियर टाइम पे 120% टैक्स रेट था इंडिया में, जो जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला है कि इसको कम करें। आज जाके वो अराउंड हमारे पास बहुत ही, उससे अराउंड 10% कम ही हो चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम करना, एक्सचेंज रेट को कम कर देना बिल्कुल, फॉर द फॉरेन कंट्रीज जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब कि फ्री ट्रेड करना, कि अब इंडिया में ऐसी पॉलिसीज बना देना कि जो ऐसी पॉलिसीज जनरेट कर देना इंडिया में कि आप कंपनीज को ईजिली हो जाए कि वो आराम से अपना इधर पे प्रोडक्शन कर पाए, उनको ज़्यादा बैरियर्स फेस ना करना पड़े। ट्रेड लिबरलाइजेशन इज द रिमूवल और द रिडक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन और द बैरियर्स ऑफ द फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड between nations. These barriers include tariffs such as duties, surcharge, non-tariff barriers such as licensing rules and quotas. इसका मतलब क्या है कि रिमूव कर देना और रिड्यूस कर देना सभी रिस्ट्रिक्शन को और बैरियर्स को, फ्री एक्सचेंज गुड्स बनाओ। मतलब जस्ट एन ओपन मार्केट, जैसे एक कंट्री या फिर एक स्टेट के अंदर कुछ होता है। हमारे कंट्री में इतने सारे स्टेट हैं, अगर आप कोई भी स्टेट्स में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, आप यूपी में जाते हो, तो स्टेट के अंदर जैसे हम लोग करते हैं, एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं चीज़ें लेने, तो हमारे इतना ज़्यादा उसमें बैरियर नहीं होता डिफरेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज तो हमारा खुद का होता है, लेकिन जो हम लोग चीज़ लेते हैं वो इतना डिफरेंस नहीं मिलता है, बिकॉज क्योंकि फेयर इक्वल है, इधर ट्रेड लिबरलाइजेशन है। बट अगर हम लोग फॉरेन कंपनीज के लिए भी ऐसा कर दें, ट्रेड लिबरलाइजेशन करते हैं, उनको फ्री ट्रेड दें, मतलब कुछ भी एक्सचेंज रेट नहीं लगा रहे उन पर, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं है, कोई भी टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा, तो जितनी भी कंपनीज हैं ईजिली इंडिया में आ जाएंगी। और क्या होगा, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा, जिससे हम लोग फिजिकल डेफिसिट होगा और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा डिग्रेड करेगी। लिबरलाइजेशन ऑफ FDI इनफ्लोज, सेम ईयर लिबरलाइजेशन ऑफ FDI इनफ्लोज, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, इनको लिबरलाइजेशन करना है, इनको बोलना कि आप जैसे ईयर बोले लिबरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस हो जाती है जिसमें कि आप टैक्स और रूल्स और रेगुलेशंस को, जो कंट्री है उसको क्या करते हो, कम करते हो। और इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट रास्ता देता है कंट्री और जो कंपनीज को वो ज़्यादा डेवलप कर लें। बेसिकली मतलब आप जो कंट्रीज है, कोई भी कंपनी है, तो एक कंट्री जब किसी कंपनी को अपने इन्वॉल्व में या फिर उस पर ज़्यादा छूट देती है टैक्सेस में, हर चीज़ में, तो इसको भी हम बोल सकते हैं FDI इनफ्लो का लिबरलाइजेशन करना। प्राइवेटाइजेशन करना, प्राइवेटाइजेशन हो गया आपका, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, उसको उसको प्राइवेट सेक्टर को भी सौंपने के लिए आज़ादी देना है, फिर प्राइवेट सेक्टर उसको ऑन कर सके, जस्ट लाइक जैसे इंडियन रेलवे है, तो इसमें भी इंडियन रेलवे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इंडियन रेलवेज में, जिससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा लोगों को, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो पाएंगी, नए नए जो कंपनीज होंगी वो ज़्यादा इसमें इन्वेंशन करेंगी, ज़्यादा एफिशिएंसी बनाएंगी चीज़ों की, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगी, तो हमारे GDP में भी हेल्प करेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इन चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन करना, बट अगर पूरे हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आप मानते हो डिफेंस सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, अगर जब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो कंपनी क्या करेंगे, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टेस बढ़ाएंगे। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में आप खुद ही जानते हो कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी का इलाज कराते हो, तो जो डिफरेंस आता है उनके बिलिंग्स प्रोसेस में, और जो यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन है, और जो ड्रग्स या फिर जो आप उसमें ट्रीटमेंट कराते हो, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बिकॉज कि गवर्नमेंट होता है वो एक स्टेट रेगुलेटरी बॉडी है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टैक्सेस जो रेट होता है टैक्स, वो इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन प्राइवेट में वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए उसको ज़्यादा महंगा भी करते हैं। डीरेगुलेशन इन द सेंस ऑफ अबोलिशिंग बैरियर ऑफ द एग्जिट एंड एंट्री, तो डीरेगुलेशन करना। अब डीरेगुलेशन का भी देखते हैं हम क्या है इसमें। डीरेगुलेशन होता है कि रिड्यूस करना और एलिमिनेट करना गवर्नमेंट पावर को पूरी तरीके से, किसी गवर्नमेंट बॉडी को पूरी तरीके से हटा देना किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में, और
टू क्रिएट मोर कंपटीशन विद इन द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बनाने के लिए इसको कैरी आउट कराना। गवर्नमेंट का पूरा ही इसमें से बायकॉट कर देना, गवर्नमेंट को बिल्कुल ही इन्वॉल्वमेंट मत देना। और सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स को भी सिक्योर कर देना कि किसी भी जगह पे अगर हैं कि कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कहीं पे कुछ डेवलप हो रही कंपनीज, तो उनके प्रॉपर्टी राइट्स पूरे दे देना। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हर जगह को मोस्टली ऑन करने की कोशिश करेंगी, और जिससे क्या होगा कि कुछ हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, कुछ हमारे सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, बिलीव्स की चीज़ें हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, प्राइवेट करना चाहेंगे, ऑनर करना चाहेंगे। तो इनके बोले कि प्रॉपर्टी राइट को सिक्योर करना। तो आप देख रहे होगे कि जो ये पॉइंट्स है मोस्टली कैपिटलिस्ट कंट्री के लिए ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्री पे डिपेंड हैं उनके लिए फॉलो करते हैं, और दिस इज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक मार्केट इकोनॉमी। हाउएवर इन कमिंग टाइम्स में बोला गया कि ये टर्म था, इसको हम लोगों ने सिनोनिमस कर दिया न्यू लिबरलाइजेशन से, न्यू लिबरलाइजेशन के साथ साथ, और मार्केट फंडामेंटलिज्म में इसको बोला गया, जिसको ऐसे जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि ये मार्केट फंडामेंटलिज्म की तरह है। Even globalization across the world, it has often been used to describe extreme and dogmatic commitment in the belief that the market can handle everything। और बोला गया कि जैसे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इसके टाइम टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये बिलीव कर लेना कि मार्केट हर चीज़ को हैंडल कर पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। बोथ शुड बी इन्वॉल्व इन दिस वन, बट अगर रियलिटी में देखें, डिफरेंट देखें कि अभी तो सब मान बोल रहे हैं, जैसे लोगों ने बोला कि हाँ कि ये एक्सट्रीम है, डॉगमेटिक कमिटमेंट है कि मार्केट हर चीज़ को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रिसेंटली बोला गया है कि कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज थे जो रिकमेंड की गई है IMF के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें यूएस ट्रेजरी ने भी बोला है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18 to 19 सेंचुरी। इसमें बोला है कि जो 18 से 19 सेंचुरी के पीरियड में बोला गया, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो प्रिस्क्रिप्शन वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू एड्रेस द रियल प्रॉब्लम ऑकरिंग इन लैटिन अमेरिका। और जो प्रिस्क्रिप्शन थे ये बेसिकली लैटिन अमेरिका के लिए उस टाइम पे फॉलो हुए थे, जो लैटिन अमेरिका थी उधर पे जो प्रॉब्लम्स थे उनके लिए ही बनाए गए थे, एंड यूज लेटर टू हैंडल ए वाइड एरे ऑफ अदर सिचुएशन हैज बीन क्रिटिसाइज इवन बाय द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ द पॉलिसीज। और बोले कि बाद में इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करना अदर सिचुएशंस के लिए भी, कि आपने सोचा ये तो जो पॉइंट्स बनाए गए अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये सब लैटिन अमेरिका के टाइम के लिए बनाए गए थे, जो उस टाइम पे वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करना अदर प्रॉब्लम्स के लिए, अदर सिचुएशन के लिए, इसको जो उनके पॉलिसीज मेकर थे उन्होंने खुद क्रिटिसाइज किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस वाज मेड फॉर ओनली द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग इन द लैटिन अमेरिका। जो नियम थे वाशिंगटन कंसेंसस है, इसको मेंशन किया गया है इस अनफॉर्चुनेटली स्पेशली बाय द क्रिएटर जॉन विलियमसन ने इसको नेम दिया है। मेनली वो भी बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेशन हेड थे वो जॉन विलियमसन थे। इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड ओवर सीम्स टू बिलीव दैट दिस सिग्निफाइज ए सेट ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन हेल्पलेस कंट्रीज। बोला है कि ये एक न्यू लिबरल पॉलिसीज की तरह है सेमली इट, ये न्यू लिबरल पॉलिसीज की तरह ही शो करता है। There are many who cannot utter the term without foaming at the mouth. He further added that many people feel that it gives impression that the points outlined represented a set of rules imposed by developing nations by the United States। इसने बोला कि जो ये कुछ पॉइंट्स है, लोगों को ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट्स ना डेवलपिंग नेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं, ये उसके उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे लोगों को फील होगा। लेकिन विलियमसन ने बोला है कि जो प्रिस्क्रिप्शन जो दिए गए हैं कंसेशन में, ये बिकॉज ये इस वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल हैं, और ये लोगों को हर कंट्री में वर्ल्ड के इसको देखा गया है। मैनी प्रोपोनेंट्स of the plans do not feel it represent the hardline new liberal agenda that anti-trade activity says it does। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं नहीं, ये न्यू लिबरल्स एजेंडा शो नहीं करता है, हार्डलाइन शो नहीं करता है, क्योंकि जो एंटी फ्री ट्रेड है ना, उन्होंने बोला है कि हाँ ये लिबरल्स है, न्यू लिबरल्स है, तो लोग इसको भी अपोज करते हैं। दे इंस्टेड प्रेजेंट इट एज रिलेटिवली कंजर्वेटिव असेसमेंट ऑफ द व्हाट पॉलिसीज कैन हेल्प ब्रिंग ए कंट्री टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ये बताते हैं कि ये कंजर्वेटिव असेसमेंट की तरह है कि इकोनॉमिक कंट्री को हेल्प करेगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में। बट जो पॉलिसीज प्रिस्क्रिप्शन लेड टू द प्रोसेस विच इज नॉन एज लिबरलाइजेशन, और जो पॉलिसीज के प्रिस्क्रिप्शन थे इससे LPG रिफॉर्म का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे।
जैसे बोले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी इस पे इसी प्रिस्क्रिप्शन पे बेसिस है, जिसने स्टेट का जो इकोनॉमी में रोल है उसको कट डाउन किया। अगर हम एलपीजी देखें तो इसमें देखो स्टेट का इकोनॉमी में बहुत कम रोल होता है। Also, जो nations थे जो developed development funding from the World Bank and IMF in times of the balance of payment crisis. In the cases of India, which commenced its reform process in 1991 under the condition of the IMF, its Adam Smith prescription of free market liberalization has taken rebirth into new liberalism. तो बोला गया है कि लेकिन अब लोग कंट्रीज ने क्या किया कि डेवलप वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने फंडिंग स्टार्ट कर दी डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट राइज हुआ इनका। फिर क्या होता है, लेकिन इस टाइम पे इंडिया ने भी 1991 में अपने खुद के रिफॉर्म लगा के और वर्ल्ड बैंक की कुछ कंडीशन मान के खुद अपना एक स्टेबिलिटी जनरेट कर लिया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जनरेट किया। लेकिन इंडिया पूरा इस पर डिपेंड नहीं हुआ, एलपीजी रिफॉर्म पे पूरा डिपेंड हुआ और बाकी कंट्रीज भी इस पर डिपेंड हुए। तो बोला गया है कि जो एडम स्मिथ ने कुछ प्रिडिक्शन दिए थे कि जो एडम स्मिथ ने बोला कि एक फ्री मार्केट होना चाहिए, अच्छे से डेवलप करना चाहिए लोगों को, ट्रेड का जो टैक्सेस है वो थोड़ा कम होना चाहिए, बीच में ओपन मार्केट होना चाहिए। जिनकी लिबरलाइजेशन प्रोसेस थी इसको पूरा ही इन्होंने ये डेवलप होगी कि न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसीज की तरफ बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फ्री ट्रेड हो हर जगह, नो टैक्स बैरियर्स, नथिंग एल्स। एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि जो यूएस सब प्राइम क्राइसिस था 2008 का वो इसी बेसिस पे हुआ था। यूएस का जो प्राइम क्रैश था 2008 में वो इसी बेसिस पे बोला गया था, क्योंकि followed by the Great Recession across the Western development economies rooted by the idea prompt by the Washington Consensus। ये जो वाशिंगटन कंसेंसस पे पॉइंट्स हैं इनको फॉलो किया इन्होंने और पूरा उसी पे बिलीव किया इन्होंने, उसी पे डिपेंड हो गए। तो इसी वजह से यूएस में जो क्राइसिस हुआ था इसी पे डिपेंड हुआ। और पोस्ट रिसेशन के बाद बोला गया कि क्लियर इरोजन करें ऑफ फेथ इन मार्केट एंड राइजिंग सेंटिमेंट ऑफ फेवर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी। और बोला गया है कि फिर स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए इकोनॉमी में, जिससे लोगों को डेवलपमेंट स्टेट में जो आइडिया है उनका डेवलपमेंट आइडिया उस पर भी थोड़ा डिपेंड हो और स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। अब बीजिंग कंसेशन में क्या होता है, इकोनॉमी राइज ऑफ चाइना सिंस मिड 1980s नीड नो इंट्रोडक्शन। अब चाइना की जो हम लोग 1980 में देखते हैं कि हमें इसके तो मतलब इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप कर लिया था सीधा। सेकेंडरी सेक्टर में इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। The rise was led by any conspicuous development model made by the issue by the scholarly debate. Finally, जो idea of the Beijing concession was forwarded by जोशुआ कॉपर रोमियो। तो जोशुआ कॉपर रोमियो ने इस आइडिया को फॉरवर्ड किया 2004 में, जो जिसको बोल सकते हम लोग कि बन सके ठीक है, जिसको जोशुआ कॉपर रोमियो ने सामने रखा। ऑल्सो नॉन एज चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको हम चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ये रेफर करता है पॉलिसी जिसको देंग जियोपिंग्स ने रखी थी, उन्हीं पॉलिसीज को फॉरवर्ड करता है। फिर जब माओ जेडोंग की डेथ हुई थी 1976 में, उसके बाद डेंग जियोपिंग्स ने रखी थी कुछ पॉलिसी, ये उसी को फॉरवर्ड कराता है। ये मॉडल बिलीव करता है वाशिंगटन कंसेंसस के एक अल्टरनेटिव मॉडल बताते हैं वाशिंगटन कंसेंसस का, और बोलता है, या फिर हम इसको एंटी वाशिंगटन कंसेंसस भी बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। बोला कि ओवर द टाइम जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इंटरप्रेट किया मॉडल को डिफरेंट वे में और बिलीव किया कि इसके 3 मेन पिलर हैं। फर्स्ट पिलर बोला गया कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन, कि लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहिए और इनोवेशन करते रहिए, जिससे नए फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट्स हो और नए नए आइडियाज जनरेट करें। डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ करो और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करो, ग्रोथ एंड रिफॉर्म्स भी बढ़ाते रहो, ने ईजी वे में रिफॉर्म्स करने के लिए ये किया जाए। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ सिलेक्टिंग फॉरेन आइडिया, और खुद से समझें कि कौन सी फॉरेन गुड्स से सर्विसेज को हमें चाहिए, उन्हीं सर्विसेज को अलाउ करो, ऑल के लिए सबके लिए मार्केट फ्री मत करो, और जिसकी ज़रूरत है सिलेक्टिव फॉरेन गुड्स की ज़रूरत है उनको ही हमारे कंट्री में अलाउ करो। जो मॉडल ने हायर अटेंशन रिसीव किया, जिससे क्या हुआ
ग्रेट रिसेशन हिटिंग द वेस्टर्न इकोनॉमी व्हेन चाइना रिमेंड स्टिल डायनामिक। अब बोला कि जब ग्रेट रिसेशन आया तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा हिट हुई, लेकिन चाइना की इकोनॉमी में कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो अगर सबने ये बोला कि अरे इस टाइम पे हुआ क्या है कि पूरी कंट्रीज ऐसे रिसेशन से फील कर रही है, यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन ये चाइना में कुछ भी चेंजेस नहीं थे। लोगों का फोकस इस पे गया कि ये किस टाइप ऑफ पॉलिसीज पे डिपेंड है। तो एक्सपर्ट ने बोला कि चाइना का अल्टरनेटिव था लिबरल मार्केट अप्रोच टू द वाशिंगटन कंसेंसस के लिए इसका अप्रोच एक लिबरल मार्केट की तरह था। वेदर डेवलपिंग कंट्रीज शुड एम्ब्रेस द चाइनीज मॉडल हैज़ बीन कंटिन्यूस इश्यूज। तो बोला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं क्या उनको एम्ब्रेस करना चाहिए चाइनीज मॉडल के इश्यूज को। एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि जो थिंग्स विच वर्क फॉर द चाइना में नॉट वर्क फॉर अदर, लुकिंग एट द हेट्रोजेनिटी ऑफ द चाइनीज परफॉर्मेंस। अब बोला कि अगर आप देखो कि आप जैसे चाइना डेवलप हुआ है, चाइना ने काम किया है, ऐसा सोचते हो कि आप ये पॉलिसीज ये बीजिंग कंसेंसस हम अपने आप पे भी फॉलो करें तो हमें भी चाइना के जैसे डेवलपमेंट होगा। बोला ऐसा नहीं है, डिफरेंट हो सकता है। हम लोग चाइनीज़ परफॉर्मेंस को देखें तो ये हेट्रोजेनिटी है, दिस वन इज चेंज होता रहा है। अगेन इन द वेक ऑफ द राइज ऑफ द चाइना, एक्सपर्ट ने बोला है कि जो डेथ ऑफ द मार्केट डिक्लेयर द डेथ ऑफ द मार्केट एंड राइज एंड स्टेट लेड ग्रोथ। तो बोला तो चाइना के लिए बोला गया है कि ये इन द वेक ऑफ द राइज ऑफ द चाइना, एक्सपर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि मार्केट की डेथ के जैसा है ये बिल्कुल, और राइज ऑफ द स्टेट लेड ग्रोथ, और स्टेट के द्वारा की गई ग्रोथ होती है इसमें। ऐसे कंक्लूजन देखे गए जब, तो उन्होंने लोगों को मिसप्लेस कर दिया, बिहेवियर चेंज हुआ। तो चाइनीज़ की जो बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी मार्केट वाज द डोमिनेंट फोर्स, और इसने मिसप्लेस किया है सभी ऐसे कंक्लूजन को, और बोला है कि बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिया है डोमिनेंट फोर्सेस के साथ साथ। टिल 2010 तक हम लोग देखा कि फाइंड rising interest in that model across the developing world, but once the Chinese growth took a downturn in recent time। बोला अभी तक सिर्फ चाइनीज ने सिर्फ एक ही बार ही डाउन हुआ है, एक ही बार ही लॉस में हुआ है। एक्सपर्ट ने ये भी एडवाइस दिया कि डबल कॉशन इज ब्लाइंडली फॉलोड इन दिस मॉडल, और बोला कि इसमें डबल कॉशन को भी ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, और सम एक्सपर्ट बिलीव that the rising protectionism across the world, especially in the UK and other places, have been caused by the inclination toward the model only। और जो बोला जो अदर कंट्रीज हैं जैसे यूके यूएसए और जो अदर कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, इसकी जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ या फिर बोलते उससे सेफ गार्ड के लिए ही ऐसे अपने मॉडल्स को डेवलप करती हैं। अब आया सैंटियागो कंसेशंस, इसमें क्या होता है, ये वाशिंगटन कंसेशंस का अनदर अल्टरनेटिव है। इसको फॉरवर्ड रखा गया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जेम्स डी वल्फसॉन्स ने सैंटियागो में, और बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोर आइडिया ऑफ द मॉडल इज इंक्लूजन विच शुड नॉट बी द ओनली इकोनॉमिक बट सोशल टू। बोला कि ये जो है ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए आइडिया डेवलपमेंट का, इसको सोशल भी होना चाहिए। इस तरीके से बोला कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है ये बाउंड टू हैव इट्स लोकल करेक्टरिस्टिक, इसमें लोकल करेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए कुछ। इस तरीके से क्या होगा कि ये बीजिंग कंसेंसस के साथ साथ सिमिलर तो लग रहा है कि लोकल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। इसमें बोला गया कि सोशल ओवरटोन भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए इसमें। इन एडिशन टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज में देखें जो वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया है कि इनक्रेडिबल पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और न्यू स्पिरिट ऑफ ओपननेस और पार्टनरशिप, कि जो हमारी IT सेक्टर्स है इसका डेवलपमेंट एंड जो ओपननेस है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो डेवलप करें ग्लोबलाइजेशन के लिए, उनका अच्छे से कोरिलेशन होना, और इनकी पावर से ही एक अच्छी स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो ये बोला कि यही एक अच्छी नॉलेज बन के फिर अच्छी सीख बन के हेल्प कर सकते हैं डेवलपमेंट में पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड बिल्डिंग एन इंटरनल आर्किटेक्चर फॉर नॉलेज बैंक फॉर दिस पर्पस, और वो एक अलग ही अपना खुद मतलब बता रही है कि एक नॉलेज बैंक की तरह भी काम कर सकती है, लोगों को ज्ञान दे मिल सकता है, इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अच्छे से वो डेवलप हो सकती हैं इस बेसिस पे। ये प्रपोजल जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा था इसने इंस्पायर किए वर्ल्ड की बहुत सारी गवर्नमेंट को, उनको हेल्प किया, उनको बोला कि आप फोकस करो ऐसे एक्सपेक्ट्स पे जो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जैसे आज हमारा इंडिया है सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ बोल सकते हैं, और बीच
वी सी दिस हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो, ये इंडिया में ही हो रहा है। विद द गवर्नमेंट लॉन्चिंग थर्ड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 2002 was aimed मेकिंग द फ्रूट्स रिफॉर्म इंक्लूसिव इन द नेचर। और बोला है कि ऐसे रिफॉर्म्स इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, मतलब इंडिया में ही होता है ऐसे रिफॉर्म जो हमारे यहाँ है। बोला जब 2002 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो उससे बहुत सारे ग्रोथ भी देखी गई, पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे नेशनल इनकम पे फोकस करेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।